मंगल क्लियरली बोलता है कि भाई देखो, आप या तो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रह सकते हो या तो एक लाला लैंड में रह सकते हो। लाला लैंड ये होता है कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। रियलिस्टिक वर्ल्ड ये है जो पुतिन समझता है कि भाई फॉरगेट अबाउट एरा, भाई दिस इज युग ऑफ वॉर। और जिसकी भूमि आपको एक बार मिली ले लो, जमीन की लड़ाई है, मंगल है। तो मंगल लग्नेश इन द 6th हाउस जाता है तो आप घर में घुस के मारते हो। 6th लॉर्ड जब लग्न में आता है तो दुश्मन आपके घर में आके मारता है, जैसे जॉर्ज बुश जूनियर का था। ही हैज गॉट 6th लॉर्ड इन लग्न, सो ही विल हैव टू फाइट अ बैटल बिकॉज द एनिमी जो है वो आपको घर पे घुस के मारेगा। तो जो 9/11 हुआ था उसके बाद उसको रिटेलिएट करना पड़ा। इसमें बहुत क्लियर था कि भाई नरेंद्र भाई को भाई फाइट आउट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 5 years जो है वैभव, मेरे हिसाब से दिस आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन प्रधानमंत्री को एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को गुड बॉय बनना है और कोई पीस अवार्ड मिलना चाहिए, या तो मेरे को रियली भारत के लिए अच्छा करना है, चाहे 4 लोग मुझे गाली दें। आप ऑपरेशन सिंदूर में देख लो, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। वाई वॉज आई फर्स्ट डिसअपॉइंटेड कि भाई एक तो अगर आपको उन्हीं 9 सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप पे अगर आपको करना है तो यू शुड हैव डन इट विद इन 48 hours। तब तो जाके आपको रियल कोई माल मसाला एक आध कोई मिल जाता जिसकी बैग भी पड़ी हुई है। इट इज़ लाइक एन इनकम टैक्स रेट। जब उसको आपको पता ही है कि भाई आपकी फाइल खुल चुकी है तो आपको पता है तो आप तो वहाँ से भाग जाओगे, ऑब्वियस है, आपका ऑफिस में थोड़ी रहोगे। तो एक पार्ट वो है। सेकंड इज जो आप रेगुलरली कर रहे हो द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। लाइक ऑन द फर्स्ट डे आप आके ये बताते हो कि भाई वी हैव hit only the terrorist camps, not any of the military camps। तो इन ए वे हम कह रहे हैं कि भाई टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंस है, जबकि हमारी स्टेटेड पॉलिसी ये रही है कि भाई टेररिज्म इज देयर स्टेट पॉलिसी। तो आप ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों ला रहे हो? अभी तक दुनिया में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनकी कुंडली देखी है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कुंडली, सबसे तगड़ी कुंडली किसकी देखी है? तगड़ी कुंडली मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट कुंडली मैंने किसी की देखी है वो पुतिन की है। एंड पुतिन इज एन अमेजिंग कुंडली। और वर्ल्ड वॉर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट 2 countries, वन इज रशिया, वन इज जर्मनी। और आज जो द मोमेंट जर्मनी गेट्स, मतलब वो अगर नींद से उठ जाता है, दैट इज अ निमित्ता फॉर मी दैट हिटलर हैज वोकन अप, द नाज़ीज़ हैव वोकन अप एंड जर्मनी हैज टू बी इन्वॉल्व फॉर द वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट, नॉट अमेरिका। अमेरिका तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा। योगी जी इज अ सुपर वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे कह रहा हूँ। तो मैं जो ये हायर वॉर देख रहा हूँ विच विल बी अराउंड दैट 28 to 32 period, I'm hoping for भारत sake that he is at the helm of affair। आप चाहते हैं कि 28 से 32 का जो 2028 से 2032 तक का जो पीरियड है उस टाइम पे योगी जी प्रधानमंत्री हों, बिकॉज उस समय भारत के साथ कुछ बड़ी वॉर्स होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फेमस स्लोगन था, देयर इज, कश्मीर में उन लोग बोलते थे, यासीन मलिक एंड ऑल, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन। और मैं मेष लग्न खुद हूँ, तो मुझे लगता था यार ये बात तो ठीक कर रहा है, खाली वो गन किस साइड होनी चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। और मैं आज के टाइम में भी बहुत क्लियर हूँ कि आप ये अमन की आशा करो यार, ये कश्मीरियत का नौटंकी करो, ये करो, वो करो, टूरिज्म करो, आप नेशनल सिक्योरिटी का सॉल्यूशन फाइनेंस से नहीं ला सकते हो, बिकॉज यू आर फाइटिंग अ माइंडसेट। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या आप हमारी माताएं बहनें जो विदेशों से देख रहे हैं, जो NRIs हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में डिफेंस ऑफेंस के। आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अलग होने वाला है, बहुत डिफरेंट, समथिंग दैट वी हैव नेवर डन बिफोर। हमने आज तक इस तरह का कोई कार्यक्रम किया नहीं। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, तो आज डिफेंस ऑफेंस का ये फर्स्ट टाइम है। दुनिया जो है बहुत परिवर्तित हो रही है। भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि खुद ज्योतिष को बहुत मानते थे, उन्होंने उज्जैन के एक ज्योतिष से भारत की स्वतंत्रता के बाद ये पूछा कि भाई शुभ मुहूर्त दें कि कौन सा मुहूर्त होगा जिस समय भारत स्वतंत्र जो है वो डिक्लेयर किया जाए। और बहुत सारी जो रीति रिवाज होने थे, जो धर्म के जो कर्म कांड होने थे, वो क्या क्या होने हैं, उनके बारे में चर्चा की। क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ने 14 तारीख को ही अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन हमने 15 अगस्त चुना। इसके पीछे जो रीज़न था वो बेसिकली ज्योतिष था। उसके बाद जो भारत की संसद थी उसका शुद्धिकरण ज्योतिष को और वास्तु को ध्यान में रखते हुए किया गया, और वो सारी रीति भी उज्जैन के उन्हीं पंडित जी ने कराई जो कि ज्योतिषविद थे। और भारत की स्टेबिलिटी को, लोकतंत्र को, भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये मुहूर्त निकाला गया था। पाकिस्तान का जो मुहूर्त निकला उसके हिसाब से पाकिस्तान कहाँ गया, हिंदुस्तान का जो मुहूर्त निकला उसके हिसाब से हिंदुस्तान कहाँ गया, और हमारा भविष्य क्या है। दुनिया में जो अलग अलग विश्व जो युद्ध चल रहे हैं
उन युद्ध का भविष्य क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर। कुछ लोग, अभी मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब शनि भरणी नक्षत्र में जाता है तो दुनिया में बड़े बड़े युद्ध होते हैं। मैं कोई ज्योतिष शास्त्री तो नहीं हूँ, मुझे ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नील बटा सन्नाटा, जीरो हूँ ज्योतिष के बारे में। तो हमने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जो राज ज्योतिषी हैं, तो और उनका नाम है कार्तिक गौर, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो कार्तिक भाई, सबसे पहले तो बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। तो आज हम पहली बार जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द आइज ऑफ ज्योतिष। बिल्कुल ठीक है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं अभी इंडिया पाकिस्तान का भी हमने देखा, स्कर्मिशेस, और एज एन एनालिस्ट मुझे ये चीज़ रियलाइज होती है कि ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये अभी चलेगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम दिख रही है हमको, वी कैन सेंस इट। क्या आपको एक ज्योतिष के रूप में भी आपको चीज़ें सेंस हो रही हैं कि यार ये प्रॉब्लम चलेगी? और इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। जो मैंने जो एक इंट्रोडक्शन दिया इंडिपेंडेंस वाला, वहाँ से शुरू करते हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि मेरा जो वो था वो कितना सही था, और जो उस समय जो मुहूर्त निकाले गए उसके पीछे की साइंस क्या थी, उसके पीछे की सोच क्या थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर इतना ज्योतिष में मानते तो आज हमारे लोग क्यों नहीं मानते? सबसे पहले तो नमः शिवाय, नमः शिवाय। दर्शकों को भी नमः शिवाय, एंड थैंक यू सो मच। वैभव, आप जानते हो कि भले लेट हो गया, बट यू नो हाउ मच आई एडमायर यू, योर वर्क, एंड मैं अनअपोलोजेटिक होकर हमेशा कहता हूँ कि यू आर अमंग द फाइनेस्ट एज फार एज एफपैक रीजन इज कंसर्न। और जहाँ पे भी मेरे को अदर देन ज्योतिष मुझे जो जानना होता है इन टर्म्स ऑफ निमित्तस, आई ऑलवेज लुक अप टू डिफेंसिव ऑफेंस एंड आई ऑलवेज फॉलो दैट। सो आई वांट टू पुट दैट ऑन रिकॉर्ड। तो अभी ज्योतिष की बात करते हैं, राइट। इंडिया और पाकिस्तान का सिचुएशन ऐसा था कि कई बार हम ज्योतिष में कहते हैं, एक तो हमको समझना पड़ेगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट मुहूर्त, राइट। जैसे देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट हॉरोस्कोप मैचिंग। लोग कई बार स्वेड अवे हो जाते हैं कि यार प्रभु श्री राम और माता सीता, इनके 36 के 36 गुण मिले थे। तो मैं हंसता लेता हूँ, मैं कहता हूँ दैट इज़ नॉट अ गुड हॉरोस्कोप मैचिंग, बिकॉज दैट इज़ फॉर द हायर लोकस, फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो कई बार क्या है कि आधा ज्ञान है ना, वो हमको बहुत भारी पड़ता है। तो नेवर गो बाय दोज रूल्स। हॉरोस्कोप मैचिंग ऑफ 36 + 36 गुण इज़ अ वेरी वेरी बैड मैचिंग। फॉर संसारा, anything from 9 to 18 gunas is something which is very good. That is based on the concept of Navatara. Navatara is 9 into 3. So the second part of Navatara, which is the 10th nakshatra to the 18th nakshatra, or 10 to 18 roughly gunas, are the one which give you great results in this loka. Beyond that, give you great results in the higher lokas. तो अगर हम शादी कर रहे हैं तो it is good that we get good results in this loka. पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक, भूलोका, मृत्यु लोका। मरना तो सभी ने है, थोड़ा BMW में मरे तो अच्छा है, राइट। सो कमिंग बैक टू इंडिया पाकिस्तान, वी डिडंट हैव मच टाइम। तो कई बार कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। सो विद इन दैट पीरियड यू हैव टू फाइंड अ मुहूर्त विच इज कंपेरेटिवली लेसर इविल, राइट। आइडियली अगर किसी भी ज्योतिषी को अगर चांस दिया होता तो वी वुड नॉट हैव पिक्ड दैट मुहूर्त, बिकॉज इट इज अ कालसर्प, right? So any country which is created during that Muhurta is going to have challenges. So चाहे इंडिया ले लो या पाकिस्तान ले लो, we are countries with full of challenges. Within those challenges कहाँ पे हम कम चैलेंज देख सकते हैं, वो हमको देखना है। तो वो भारत के एस्ट्रोलॉजर्स ने करेक्ट लिया। हमने टॉरस लग्न लिया, वृषभ लग्न, पाकिस्तान ने मेष लग्न लिया। तो पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसको हम इंग्लिश में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, राइट। तो उन्होंने मेष लग्न लिया, तो मेष लग्न का मालिक मंगल है। सो जो हमारा लग्नेश होता है वैभव, टेक्निकली वी टेंड टू थिंक लाइक दैट लग्नेश, बिकॉज वो हमारा नेचुरल फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, राइट। लग्नेश जहाँ पे भी जाता है वी थिंक लाइक दैट। लग्नेश इन द 10th हाउस, हम हमेशा सोचते हैं यार काम के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आवर माइंड इज ऑलवेज इन द ऑफिस। 10th लॉर्ड इन द लग्न, दैट मीन्स कि आप सोचे या ना सोचे, काम हमेशा आपको पकड़ लेता है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई लग्नेश इन द 10th हाउस वो एक अलग टाइप का राजयोग है। 10th लॉर्ड इन द लग्न इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ राजयोग। लग्नेश जब 10th हाउस में जाता है तो आपको जब ऑफिस में जाना है तब आप ऑफिस में जाओगे, राइट। यू आर योर ओन राजा। 10th लॉर्ड जब लग्न में होता है तो भाई आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना ही है। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड राजयोगास। नाउ इन पाकिस्तान केस इट इज मेष लग्न। मेष लग्न, लग्नेश मंगल 3rd हाउस में जा रहा है। 3rd हाउस का कारक ही मंगल है। तो टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान के केस में हम ये सोच सकते हैं कि भाई मंगल तो बड़ा पावरफुल प्लैनेट है। मंगल पावरफुल प्लैनेट होने की वजह से मंगल का कारक है आर्मी। तो जो फौजी बूट हम
इन डिकोडेड लैंग्वेज कहते हैं भाई, वो फौजी बूट तो वही वहीं पे स्टैम्प्ड है उनकी हॉरोस्कोप में। और वो मंगल के साथ देयर इज चंद्र ऑल्सो, तो चंद्र मंगल योग को ज्योतिष में हम रुद्र योग कहते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान एज अ कंट्री इज बाउंड टू हैव चैलेंजेस विच द आर्मी विल टैकल बिकॉज ऑफ दैट रुद्र योग। तो जब एक पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हम बैटल हार्डन्ड आर्मी है, तो भाई एक तो चीज़ कंफर्म होती है कि भाई हाँ वो सच बोल रहे हैं, उनके हॉरोस्कोप के बेसिस पे दे आर बैटल हार्डन्ड आर्मी। बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चंद्र, बिकॉज चंद्र तो पिट गया मंगल के हाथ। व्हाट डज चंद्र रूल? चंद्र रूल्स डेमोक्रेसी। तो मंगल जब स्ट्रांग होता है, सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है चंद्र की, डेमोक्रेसी चली जाती है। टेक द सेकंड केस ऑफ भारत। भारत इज टॉरस लग्न, वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के 2 लॉर्ड्स होते हैं, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता। मोस्ट ऑफ द पीपल नो ओनली शुक्र, whereas द फैक्ट ये है कि शुक्र और चंद्र 2 को लॉर्ड्स है, क्योंकि चंद्र का एक्सॉल्टेशन होता है टॉरस में। अभी उसका एडवांटेज क्या है कि भाई वी आर बेसिकली पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। व्हाई? बिकॉज चंद्र एंड शुक्र बोथ आर प्रो डेमोक्रेसी प्लैनेट, बिकॉज दे आर जल तत्व। तो जल तत्व होने से भारत बाय नेचर, एक्सक्लूडिंग वॉट एवर हैपेंड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी वो शॉर्ट टर्म इमरजेंसी जब लगी, बाय डिफॉल्ट वी आर बेसिकली अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री टू दैट लेवल कि भाई हम अपने प्रधानमंत्री को कह सकते हैं बोटी बोटी काट लेंगे। इससे ज़्यादा और डेमोक्रेसी कहाँ मिलेगी? इमरान मसूद ने कहा था। इमरान मसूद ने कहा था, राइट। अभी प्रॉब्लम कहाँ होता है कि भाई आप जिस युग में रह रहे हो, नाउ वी आर डूइंग स्वॉट एनालिसिस। वो युग है कलयुग। कलयुग में जो लोक है वो भूलोक है। भूलोक का मालिक है मंगल। तो मंगल इज सेइंग दैट इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि मंगल रूल्स 2 चीज़ को रूल करता है, एक तो भूमि कारक है और एक है कि भाई युद्ध का कारक है, आर्मी। तो मंगल का सिंपल सॉल्यूशन है कि भाई दिस इज एन नॉट ओनली एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज अ युगा ऑफ वॉर, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मंगल रूल्स लैंड्स। तो मंगल क्लियरली बोलता है कि भाई देखो, आप या तो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रह सकते हो या तो एक लाला लैंड में रह सकते हो। लाला लैंड ये होता है कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। रियलिस्टिक वर्ल्ड ये है जो पुतिन समझता है कि भाई फॉरगेट अबाउट एरा, भाई दिस इज युगा ऑफ वॉर। और जिसकी भूमि आपको एक बार मिली ले लो, जमीन की लड़ाई है, मंगल है। तो वहाँ पे भारत को थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि भारत बाय नेचर वैसे सोच नहीं सकता है। तो जब तक वो जिसको बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर नहीं चलेगा, तब तक वी डोंट थिंक ऑफ वॉर। एंड दैट्स व्हाई आई हैव बीन अ लिटिल क्रिटिकल ऑफ मोदी जी ऑल्सो, दैट भाई जी जब तक हमारे सर के ऊपर पानी नहीं जाएगा तब तक अगर हम नहीं सोचेंगे तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी लैगिंग बिहाइंड। तो दिस एट अ बेस कॉन्सेप्ट, दिस इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। ये जो टाइम चल रहा है स्पेशली इंडिया का, एक टाइम है कैसा फॉर इंडिया? जो भी दशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, जो भी प्लैनेट का जो भी गोचर हो रहा है, ठीक है, तो हाउ डू यू सी इंडिया इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स? लाइक पहले 5 साल की बात कर लेते हैं। करेक्ट। सो देखो, ज्योतिष में ना वैभव, हम एक चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जो एक स्वेरिंग इन चार्ट होता है। हाँ, जैसे मोदी 3.0 का जो स्वेरिंग इन हुआ था, और आपको याद होगा हमने जयपुर में जब हमने लाया एक कॉन्फ्रेंस में साथ में हमने जब किया था, उस वक्त मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि भाई वेदर मोदी जी लाइक्स इट और नॉट, भारत विल हैव टू फाइट अ वॉर। आपको याद होगा। एंड आई सेड दैट भाई भारत विल फाइट अ वॉर बिकॉज द स्वेरिंग इन लग्न इज स्कॉर्पियो। और उसको आप कंपेयर करो 2019 में, जहाँ के आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से दैट दैट वाज नॉट अ गुड मुहूर्त। Why it was not a good मुहूर्त? Because गुरु was in लग्न। Now it will be surprising कि भाई आपके दर्शक लोग कहेंगे कि यार ये ज्योतिषी होके कह रहे हैं कि गुरु लग्न में अच्छा नहीं है। भाई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, राज ज्योतिषी हूँ। और एज अ राज ज्योतिषी आई नो कि भाई हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स फ्रॉम अ कंट्री पर्सपेक्टिव आर नॉट गुड। क्यों? क्योंकि वो आपको एकदम सॉफ्ट कर देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है। सो दिस आर ऑल ऑप्टिक्स विच आर नॉट गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, और फॉर दैट मैटर एनी कंट्री, राइट। वो गुरु इन लग्न, तो हमको क्या था कि भाई वी वांट टू बी अ विश्व गुरु, तो वो सब होता है, वो बट नेचुरल होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वो ऐड करते गए हम। एंड आई वॉज वेरी क्लियर दैट
यार ये ठीक नहीं है, बट उस वक्त जो भी एक थे गुरु, उन्होंने बाईपास कर दिया, वरना आई हैड गिवन देम लियो लग्न. नाउ दिस टाइम आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने बोला वाह, यहाँ पे नरेंद्र भाई को वेदर उनको पसंद हो या ना पसंद हो, ही विल हैव टू फाइट अ वॉर. और अगर जो लोग मेरे को एक्स पे फॉलो कर रहे हो, उस वक्त मैंने एक मैं निमित्त पे बहुत मानता हूँ. बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वो जो गाना है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं. निमित्तस आर नथिंग बट द ऋषिज टॉकिंग टू यू. जैसे अभी मैं आ रहा था आपकी रिकॉर्डिंग के लिए, मैंने आपको बोला था कि भाई जिस दिन हम रिकॉर्डिंग करेंगे बारिश गिरेगा. हाँ, आज दिल्ली में बारिश गिरा, वो भी पीक मई के टाइम में. तो इट इज़ अ निमित्ता. तो उस वक्त निमित्ता क्या था, अगर दर्शकों को याद होगा, तो एक बिल्ली क्रॉस हुई थी जब नरेंद्र भाई की स्वेरिंग इन थी. तो बिल्ली इज एसोसिएटेड विथ राशि कॉल्ड मेष. तो उनका जो 2 लग्नेश होते हैं, स्कॉर्पियो लग्न के 2 लग्नेश होते हैं, एक मंगल होता है, एक केतु होता है. तो केतु गया 11th हाउस पे, और जो मंगल है वो 6th हाउस में गया. 6th हाउस होता है शत्रु का भाव. तो मैं थोड़ा उस वक्त द्वंद में था. मैं बोल रहा था महादेव कुछ तो निमित्त दे दो कि वेदर मंगल विल बी स्ट्रॉन्गर लग्नेश और केतु विल बी स्ट्रॉन्गर लग्नेश. और वहीं पे महादेव ने क्लियरिटी दे दी कि भाई मंगल विल बी द स्ट्रॉन्गर लग्नेश. तो मंगल लग्नेश इन द 6th हाउस जाता है, तो आप घर में घुस के मारते हो. 6th लॉर्ड जब लग्न में आता है तो दुश्मन आपके घर में आके मारता है, जैसे जॉर्ज बुश जूनियर का था. ही हैज़ गॉट 6th लॉर्ड इन लग्न, सो ही विल हैव टू फाइट अ बैटल बिकॉज द एनिमी जो है वो आपको घर पे घुस के मारेगा. तो जो 9/11 हुआ था, उसके बाद उसको रिटेलिएट करना पड़ा. तो इसमें बहुत क्लियर था कि भाई नरेंद्र भाई को भाई फाइट आउट करना पड़ेगा. अभी इसको हम कोरिलेट करेंगे और एक चार्ट के साथ, जिसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं. तो जैसे हमारा जो बर्थडे होता है, उसी तरह से ब्रह्मा जी ने एक हमारा विश्व बनाया था. ब्रह्मा जी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर लोका इन अ स्पेसिफिक तिथि कॉल्ड एज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा. तो उस तिथि को हम एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम सारे देश का भाग्य देखते हैं. और उसी बेसिस पे मैंने 2-3 साल पहले एक प्रेडिक्शन किया था कि भाई ये साल अमेरिका के लिए बहुत ख़राब है, एंड इस साल में अमेरिका के लिए रिस्पेक्ट लोगों का चला जाएगा. और उस साल वो दे हैड विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से विड्रॉवल हुआ, यू सी कि इट लुक्ड वेरी बैड. एंड दैट वाज ऑल्सो द ईयर जब बाइडन गिरने लगा, वो चढ़ते चढ़ते गिर गया फ्लाइट से, एंड अमेरिका रियली लुक्ड वेरी वीक कि यार लोग हंसने लगे, डीडॉलराइजेशन, ये वो सारा कुछ हो गया. लेकिन इस साल का अगर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा स्पेशली भारत का देखें, तो भारत के लिए 2 स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली. वन इज गोइंग टू बी पंजाब एंड सेकंड इज गोइंग टू बी बंगाल. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी क्लियर कि भाई ये जो स्पेसिफिक ईयर है ना वैभव, ये रिफॉर्म का ईयर है. अभी नरेंद्र भाई किस लेवल पे चीज़ें बिठाएंगे, ये करेंगे, वो तो खैर उनका डिसीजन है. बट इफ एट ऑल देर इज़ अ टाइम व्हेन वो एक बड़े टाइम पे रिफॉर्म कर सकते, वो इस टाइम है. तो नेक्स्ट 5 years जो है वैभव, मेरे हिसाब से दिस आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन के प्रधानमंत्री को एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को गुड बॉय बनना है और कोई पीस अवार्ड मिलना चाहिए, या तो मेरे को रियली भारत के लिए अच्छा करना है, चाहे 4 लोग मुझे गाली दें. तो ये 5 साल में उसके पास अच्छा टाइम है. स्पेसिफिकली उनकी दशा जो है वो भी इज सेइंग दैट ही कैन एक्चुअली गो ऑल आउट. एंड स्पेशली अभी जब जुपिटर की भी ट्रांजिट हुई है, तो इट इज़ एक्चुअली स्क्रीमिंग आउट दैट देयर शुड बी जुडिशियल रिफॉर्म्स. और अभी जो हम देख रहे हैं, जो सिचुएशंस हो रही है कि इवन सुप्रीम कोर्ट का वो जो जज था जिनके घर पे पैसा मिले थे, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई मैं ना रिज़ाइन करूंगा ना कुछ करूंगा, आई विल लीव इट अप टू, आई विल फेस द इम्पीचमेंट और वॉट एवर इट इज़. सो दिस आर ऑल निमित्तास विच आर सेइंग कि भाई अगर कोई टाइम था नरेंद्र भाई के पास, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन ही कैन एक्चुअली ब्रिंग इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड ब्रिंग इन वेयर ही डजंट नीड टू बैक ट्रैक. तो ये 5 साल उस रीज़न से बहुत अच्छे. एज फार एज जो सिक्योरिटी देखें, हमारे यहाँ पे हमेशा जो है ये एक सेंटिमेंट जो है पॉलिटिकल क्लास में हमेशा ये रहता है कि जी फौज बहुत पैसे खा रही है, फौज जो है ये भी खा रही है, फौज वो भी खा रही है, फौज इतना सब्सिडी लेती है, फौज कट करो, कम करो, छोटी करो, 12 लाख फौज बहुत ज़्यादा है, 6 लाख की फौज होनी चाहिए, हमको इतनी बड़ी फौज क्यों चाहिए, 6 लाख की फौज को बेटर इक्विप करो, अग्निवीर लाओ. मतलब कहते हैं कि जी फौज का जो बजट है ये इतना ज़्यादा है कि अब इनकी पेंशन का बजट जो है सैलरी से ज़्यादा हो गया है.
यार हम इस देश में इतने फ्री लोडर्स हमने पाल के रखे हुए हैं, 80 करोड़ लोग को फ्री में खाना खिलाते हैं, लाखों करोड़ रुपए हम एनपीएस करते हैं, किसानों के सो कॉल्ड किसानों के हम लाखों करोड़ रुपए हर साल जो है उनकी बिजली के बिल माफ़ कर देते हैं, हम उनको सब्सिडाइज उनको खाद देते हैं, बीज देते हैं, सौगात भी देते हैं। हम तो बेटियों की शादियां करा रहे हैं, उसमें पैसा सरकार पे कर रही है, ठीक है। लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है घर बना बना करके, मतलब यहाँ पे एक आम इंसान जो हार्ड वर्किंग इंसान है, जो नौकरी पेशा इंसान है, जो नोएडा में, दिल्ली में, बॉम्बे में, अलग अलग शहरों में जो 10 to 5 जॉब करके घिस रहा है, ठीक है, उसको शुगर, बीपी, डायबिटीज सब कुछ हो गया इतना वर्कलोड की वजह से। यार वो ईएमआईज पे कर रहा है अब अभी उसने ईएमआई शुरू की अपने 2 BHK फ्लैट की, और उसकी ईएमआई वो अगले 24 साल पे करेगा, ठीक है। आप एक झटके में उठा करके इनको घर भी दे देते हो बना करके, ठीक है, फ्री का राशन भी दे देते हो घर पे कि और आराम करो, काम करने की जरूरत नहीं है। इन सब के लिए पैसा है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे जो बजट है वो पेंशन का सैलरी से ज़्यादा हो गया। तो वो हमारे यहाँ पे जो सरकारें हैं या जो बाबू लोग हैं, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी है इस देश की, इस देश के पॉलिटिशियंस और इस देश के बाबुओं को वो बर्दाश्त नहीं है। इसके पीछे व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस? यू जस्ट कंफर्म्ड दैट वी आर टॉरस लग्न, वी आर नॉट मेष लग्न। आप समझ रहे हो टॉरस लग्न का प्रॉब्लम क्या है कि भाई वी आर टू सेकुलर, वी आर टू सॉफ्ट। जिसको मैंने इंग्लिश में बीच में मैं बहुत गुस्से में था तो मैंने लिखा था कि भाई इन ट्राइंग टू बी पीसफुल वी शुडंट लुक हार्मलेस। ये मैंने बांग्लादेश का जो सिचुएशन था ना, जहाँ पे हम राइस भेज रहे थे, ये भेज रहे थे, तो मेरे को लगा यार भारत जैसा देश यार सब जगह वीक दिखेगा। आप म्यांमार के सामने भी मतलब वो भी आपको गाली देगा, हाँ, नेपाल भी आपको आग दिखाएगा, बांग्लादेश भी आपको नसीहत देगा, वो भी आपको बोलेगा फ़ोन करके, हाँ भाई मेरा चावल ख़त्म हो गया भाई, दूसरे भेज लो स्टॉक। सो उस वक्त मैंने ये लाइन लिखी थी, भाई इन ट्राइंग टू लुक पीसफुल वी शुडंट लुक हार्मलेस। तो ये इसका रूट कॉज वैभव आपने बोल दिया, ये टॉरस लग्न का प्रॉब्लम है। और टॉरस लग्न का प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम आर्मी को लास्ट ऑप्शन समझते हैं। और आप हमारा देखो, जो भी हम ट्रीटीज करते हैं, हमारी जो भी वोकेबलरी होती है वो यही होती है कि भाई वॉर इज़ अ लास्ट ऑप्शन। हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखो, भाई आप हम पे न्यूक्लियर यूज़ करोगे उसके बाद हम यूज़ करेंगे, वॉर इज़ अवर लास्ट ऑप्शन। तो दिस इज़ वीकनेस। वेरस पाकिस्तान में देखो एक नॉर्मल चीज़ है, हाँ, दर्शकों को ये एक सिंपल लैंग्वेज से पता चलेगा, जो चीज़ हम घर में यूज़ नहीं करते हैं ना, और शायद उसका बहुत स्ट्रेटेजिक यूज़ है, वो हमको हमेशा खर्चा लगती है। आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछोगे ना कि भाई इंश्योरेंस क्या है, अरे यार सब कुछ तो ठीक हो रहा है यार, ये मैं इंश्योरेंस का फालतू का साल का 25,000 देता हूँ, पर उसको पता नहीं है कि भाई टाइम में आएगा तो कब यूज़ होगा। जबकि जिसको रेगुलरली प्रॉब्लम होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, वो बोलेगा कि यार ये इंश्योरेंस मैंने ले ली वरना तो यार मैं सड़क पे आ जाता। पाकिस्तान के साथ वो सीन है, पाकिस्तान के साथ वो सीन है, क्योंकि वो उनकी आर्मी इज़ कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। सो वो अलग बात है कि भाई उनकी आर्मी अपने ही लोगों को मारती है, तो उनका वो आरूढ़ का प्रॉब्लम है, इमेज का प्रॉब्लम है। बट भारत का प्रॉब्लम ये है कि भाई हम तो आर्मी को हार्डली यूज़ करते हैं। अगर आप किस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तो भाई उस पर जंग लग जाएगा। फिर तो आप कितनी भी ड्रिल करो, ऐसा है कि देखो क्रिकेट का है, आप नेट प्रैक्टिस कितनी भी करो, बट अल्टीमेटली तो प्लेयर की क्वालिटी तो आपको वो जब इंटरनेशनल मैच होता है तभी पता चलती है। सिमिलरली आप भले ड्रिल कितनी भी करो, रॉकेट से ठीक गिरे यार, एग्जैक्ट हमारा लॉन्च हुआ, पर वो वॉर टाइम प्रेशर में उस वक्त पे फायर करना, उस वक्त आपकी वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना, दैट विल ओनली कम व्हेन इट इज़ अ रियल लाइफ सिनेरियो। बाकी तो आप कितना भी आप कर लो, फायदा नहीं है। तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दिस इज व्हाई राज ज्योतिषी वाज रिक्वायर्ड इन ओल्डन डेज। क्योंकि देखो आपके दर्शक भी समझ पाएंगे, राज ज्योतिष का जो एडवांटेज होता है ना, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुरु मंगल योगा। हाँ, अच्छा, गुरु और मंगल का एक बेसिक प्रॉब्लम है। हाँ, गुरु का प्रॉब्लम क्या है कि यार ये मंगल खून बहुत बहाता है, बिकॉज ही इज द आर्मी, ही इज कार्तिकेय। वो मंगल एक ही चीज समझता है कि भाई गिव मी द ऑर्डर्स एंड आई एम गोइंग टू वाइप देम आउट। अच्छा, मंगल का गुरु से प्रॉब्लम क्या है कि यार इसको कुछ भी बोलता है यार बैठो शांति से, हम लोग पहले स्ट्रेटेजाइज करते हैं, पहले बात करते हैं, तो यार ये गुरु यार ये कुछ भी बोलेंगे वो मेरे को मंत्र दे देगा। सो गुरु मंगल योगा पर से इज व्हेन अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट और अ गुड माइंड इज एसोसिएटेड विथ योर डेयरिंग। भारत का प्रॉब्लम यह है कि वी आर वेरी जुपिटेरियन पीपल, वी आर वेरी गुड विथ स्ट्रेटेजीज, बट वो फाइनल मोमेंट पे वो बोलते हैं ना रेडी स्टेडी, वो जो गो करना होता है वो लास्ट मोमेंट पे हम लोग कर नहीं सकते।
कि हमने अगर आप अभी का एक ऑपरेशन सिंदूर का भी देख लो, आई एम वेरी क्लियर दैट वी शुड हैव डन मच मोर. आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से कि भाई वी शुड हैव आइडियली स्टार्टेड आफ्टर 14th of May, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट होता था. एंड अभी ज्योतिष का ये एडवांटेज या ये डिसएडवांटेज है कि जैसे आईटी में हम स्टेजिंग एनवायरनमेंट में हम दिखा सकते हैं कि भाई दो सिचुएशन में इस पे हमने सॉफ्टवेयर ऐड किया तो इस पे परफॉर्मेंस अच्छी है या उस पे परफॉर्मेंस अच्छी है. हाँ, तो ज्योतिष में मेरे पास वो एडवांटेज नहीं है, पर देखा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी शुरू है और आने वाले टाइम में आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ट्रांजिट तो और बुरी आने वाली है, स्पेशली जो जुलाई से शुरू हो रही है. दैट इज एक्चुअली कुड बी अ न्यूक्लियर ऑप्शन ऑल्सो. उस पर मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, पर कहने का मतलब ये है कि आप ऑपरेशन सिंदूर में देख लो. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. वाई वॉज आई फर्स्ट डिसअपॉइंटेड कि भाई एक तो अगर आपको उन्हीं 9 सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप पे अगर आपको करना है तो यू शुड हैव डन इट विद इन 48 आवर्स. तब तो जाके आपको रियल कोई माल मसाला एक आध कोई मिल जाता जिसकी बैग भी पड़ी हुई है. इट इज़ लाइक एन इनकम टैक्स रेट. जब उसको आपको पता ही है कि भाई आपकी फाइल खुल चुकी है तो आपको पता है तो आप तो वहाँ से भाग जाओगे. ऑब्वियस है, आपका ऑफिस में थोड़ी रहोगे, राइट? तो एक पार्ट वो है. सेकंड इज जो आप रेगुलरली कर रहे हो द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. लाइक ऑन द फर्स्ट डे आप आके ये बताते हो कि भाई वी हैव हिट ओनली द टेररिस्ट कैंप्स, नॉट एनी ऑफ द मिलिट्री कैंप्स. तो इन ए वे हम कह रहे हैं कि भाई टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंस है, जबकि हमारी स्टेटेड पॉलिसी ये रही है कि भाई टेररिज्म इज देयर स्टेट पॉलिसी. तो आप ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों ला रहे हो? आप जब ऐसा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो कि भाई हमको तो सीज फायर चाहिए प्रोवाइडेड आपको चाहिए, और वो है जो मार खा रहा है, पर वो भले बहुत मार खाया हुआ है लेकिन सामने तो खड़ा हुआ है. मैं कल आपको बता रहा था वो अमर अकबर एंथनी के जैसा केस है जहाँ पे मारा एक्चुअली विनोद खन्ना ने, लेकिन तालियां अमिताभ बच्चन को मिली क्योंकि उसने एक डायलॉग बोल दिया, तुम 4 मारा लेकिन अपन 1 मारा लेकिन जोर का मारा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इवन नाउ इफ यू सी. कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव आई वॉज वेरी क्लियर, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई आसिम मुनीर को आपको घसीट के मारना है. आई एम वेरी क्लियर. अगर आपने वो नहीं किया है, भले देखो आज मुझे पता है कमेंट सेक्शन में शायद किसी को पसंद ना आए, बट वी एज भारतीय समटाइम्स हैव टू स्पीक ट्रूथ. खाली भारत माता की जय करके फ़ायदा नहीं है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये था तो फ्रैंकली इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तो आपने आसिम मुनीर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया. भले हम कितना भी बोले कि भाई वी हैव कॉल्ड ऑफ देयर न्यूक्लियर ब्लफ, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी स्टिल हैवंट कॉल्ड ऑफ द न्यूक्लियर ब्लफ. लेट मी बी वेरी ओपन अबाउट इट. ये सारी ब्लैकमेलिंग चली उसी पे है. आज के लेटेस्ट, आज इवन ट्रंप ने आज भी वही बोला कि भाई अगर मैंने नहीं बचाया होता तो मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड. और टैरिफ, वो दो ही चीज़, खैर ट्रंप पे तो आएंगे हम, बट टेक्निकली स्पीकिंग देखो तो आई फील कि यार और 2 दिन हम खींचते हैं क्योंकि वी वर ऑलरेडी देयर. 14th में जुपिटर ट्रांजिट होने वाला था और एज अ निमित्त आप देखो एग्जैक्टली ऑन 14th देयर केम अ ट्वीट कि भाई बलूचिस्तान हैज अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस. भले उसकी वैल्यू कोई नहीं है. मैंने एज अ ज्योति जी, मेरे को काफ़ी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने तभी भी बोला कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर इट इज़ अ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निमित्तास. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज मेष लग्न का 9th लॉर्ड जुपिटर है. जुपिटर मिथुन राशि में जाएगा, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू द 3rd हाउस. 3rd हाउस ऑफ जुपिटर इज मरणकारक स्थान, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ लक. तो हमने वॉर किया तभी जुपिटर 2nd हाउस में था, जब जुपिटर इन द 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ. तो उनको अप्रूव हुआ, उनकी लोन अटका कहाँ? जब जुपिटर मिथुन राशि में आया तब जाके उन्होंने और टर्म्स लगाई है. एंड भारत इज सेइंग, सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई कई बार अगर राज ज्योतिषी से अगर आप पूछ लेते हो, पर मंगल का प्रॉब्लम है, ही डजंट लाइक जुपिटर. द डे मंगल स्टार्ट्स लाइकिंग जुपिटर और एटलीस्ट स्टार्ट्स हियरिंग कि यार इनका भी एक पर्सपेक्टिव है, सुन लेते हैं. अल्टीमेटली तो आपने ही अटैक करना है, पर अगर सुन लेंगे देन इट इज लाइक द इम्पैक्ट विल बी मच हायर एंड प्रोबेबली आसिम मुनीर वुडंट हैव बीन द फील्ड मार्शल. अभी तक दुनिया में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनकी कुंडली देखी है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कुंडली? सबसे तगड़ी कुंडली किसकी देखी है? तगड़ी कुंडली मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट कुंडली मैंने किसी की देखी है वो पुतिन की है. एंड पुतिन इज एन अमेजिंग कुंडली, और इवन नरेंद्र भाई फॉर दैट मैटर. लेकिन दोनों आर प्लेइंग अ डिफरेंट बॉल गेम, सो टू से. नरेंद्र भाई स्टिल हैज़ टू फेस द इलेक्शन, राइट? पुतिन ने तो इलेक्शन फेस नहीं करना है. बट अगर आप एज अ कुंडली प्योर देखे हु इज अनअपोलोजेटिक एंड नो नॉनसेंस पर्सन,
then it is only one person, which is Vladimir Putin. And in a way, that is the red line also. मैं कल आपसे जब ऑफलाइन बात कर रहा था तो मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया वैभव कि वर्ल्ड वॉर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट टू कंट्रीज. वन इज रशिया, वन इज जर्मनी. और आज जो द मोमेंट जर्मनी गेट्स, मतलब वो अगर नींद से उठ जाता है, दैट इज अ निमित्त फॉर मी दैट हिटलर हैज वोकन अप, द नाज़ीज हैव वोकन अप, एंड जर्मनी हैज टू बी इन्वॉल्व फॉर द वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट, नॉट अमेरिका. अमेरिका तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा. तो और अभी जो जुलाई 20 से जो ट्रांजिट हो रही है वैभव, वो ट्रांजिट इज वेयर केतु एंड मंगल आर गोइंग टू बी इन अ साइन कॉल्ड लियो. हाँ, सिंह राशि में उनका ट्रांजिट होगा. तो हो गया ना मेरे ख्याल से. नहीं, 20 को होगा. अच्छा, 20 को होगा. एंड दैट इज अ योगा विच इज कॉल्ड एज पिशाच योगा. हाँ, एंड दैट इज एस्पेक्टेड बाय राहु. एंड राहु एंड मंगल इज कॉल्ड कुजस्तंभना, which is basically yoga. Kujastambhana is a coded word we use for bomb blast yoga, क्योंकि वो योग था आइंस्टाइन के पास. That's why he invented the nuclear bomb. So वो जो चीज़ है, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि भाई वो जो फ्रॉम जुलाई 20 टू रफली टिल अक्टूबर इज़ अ पीरियड वेयर आप पुतिन को हल्के में मत लो. डोंट पुश हिम. आज ही मैं मेरे एक दोस्त है रशिया में, मैं उनसे बात कर रहा था. And they were saying there are a lot of drones going around, Karthik. हाँ, आज तो वहाँ पे हुआ ना, उन्होंने करीब 40 के करीब जो बॉम्बर्स थे, एयरक्राफ्ट थे, उनके कुछ 7-8 अलग अलग एयर बेसिस के ऊपर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके उनके मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया. एंड पुतिन ने इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो बुला ली अपने यहाँ पे, और उनके कुछ मतलब 30-40 बॉम्बर्स और इस तरह इतने बड़े इतने महंगे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देना, और भी डीप इनसाइड रशिया. मतलब आज जब मैंने वो खबर देखी, जब मैंने वो वीडियोस देखी, तो आई वाज शॉक्ड. मुझे ये था कि यार ये तो मतलब बिल्कुल ये मांग रहे हैं कि ऊपर वाले से कि भगवान ने एक आध न्यूक्लियर बम गिराओ हमारे ऊपर, बिकॉज दिस इज कॉल्ड पर्ल हार्बर मूवमेंट ऑफ रशिया. ट्रू ट्रू ट्रू. और इसलिए मैं ये रेड फ्लैग यूज कर रहा हूँ. देखो, क्योंकि अगर सीधी अपनी भाषा में बात करें ना, पुतिन भोंकने वाला नहीं है, वो काटने वाला है. एंड लोग वो देख चुके हैं. यू डोंट टेस्ट हिज पेशेंस. कई बार लोग कहते हैं कि यार पुतिन दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वो है. यार ही इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल पर्सन फॉर मी. उसके पास 2 ही ऑप्शन थे. मैंने उस वक्त बोला था जब ये अटैक शुरू हुआ था, मैं आई वॉज ऑन रिकॉर्ड, और मुझे पता था मुझे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैंने बोला यार आई विल से द ट्रूथ. That Putin only had 2 options. Either he fights a war inside Kyiv now, or he fights a war inside Moscow after 10 years. So being a nationalist and being somebody who doesn't have to face elections, और जो rationally समझता है कि भाई this is a yuga of war, he took the decision which is right for his country. और अभी आप अगर उसको पुश कर रहे हो तो Putin is not going to bother boss. आप अगर उसको डीप इनसाइड मॉस्को हिट करोगे और आप सोचते हो कि भाई पुतिन को आप अपने नीज पे ला पाओगे या वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, देन फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर लिविंग इन अ ला-ला लैंड एंड यू आर कंप्लीटली प्लेइंग टू ज़ेलेंस्की's हैंड. ज़ेलेंस्की की कुंडली कैसी है? ज़ेलेंस्की इज द बिगेस्ट इडियट, इफ आई माइट ओपनली से. He is minting money, यार. How can you call him idiot? For his country ना. देखो, पैसा तो खैर वो तो बना ही रहे. मैं जहाँ रहता हूँ मुझे सब पता है कि भाई क्या आता है, कितना आता है, वो उसकी वाइफ कितना करती है. पर दिस आर ऑल पीपल हु हैव. देखो, एक होता है कि जिसको हम कहते हैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर. हाँ, जैसे चर्चिल था. चर्चिल वॉज अ गुड वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर, बट दिस आर ऑल पीपल हु डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर अ वॉर. जैसे हम आगे जाके बात करेंगे योगी जी की. योगी जी इज़ अ सुपर वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे कह रहा हूँ. तो मैं जो ये हायर वॉर देख रहा हूँ विच विल बी अराउंड दैट 28 to 32 पीरियड, आई एम होपिंग फॉर भारत सेक दैट ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर. आप चाहते हैं कि 28 से 32 का जो 2028 से 2032 तक का जो पीरियड है, उस टाइम पे योगी जी प्रधानमंत्री हों, बिकॉज उस समय भारत के साथ कुछ बड़ी वॉर्स होंगी. बिल्कुल बिल्कुल. देखो, योगी जी के बारे में मैं 2 चीज़ पहले भी कह चुका हूँ कि एक तो हमको इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री हमको 65-70 साल की उम्र में ही बनाना है. हाँ, मैं कॉमनली हमारे जैसे मैं छोटा था तभी बॉम्बे में रहता था वैभव, तो एक बॉम्बे का बॉलर था अभय कुरुविला.
हाँ बहुत वो रोज मैं पेपर खोलता था, उसमें आता था आज उसने 5 विकेट ली, 6 विकेट ली, और मैं सोचता था यार इसको इंडियन टीम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फास्ट बॉलर की एक आयु होती है, ही इज एट इज बेस्ट बिटवीन 24 to 28। फाइनली उसको 30-31 साल पे बॉम्बे की इंडिया की टीम में लिया, एक आध टेस्ट मैच खेला एंड देन ही रिटायर्ड, बट हिज बेस्ट वॉज लॉस्ट। तो मैं वही एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार कार्तिक जी, लेकिन अगर योगी जी को अगर दिल्ली ला दिया तो फिर यूपी का क्या होगा। तो मैं हंसते हंसते उनको कहता हूँ कि भाई आप ब्रांच ऑफिस बनाने के चक्कर में हेड ऑफिस थोड़ी फूक डालोगे। बट आई विल टेल यू कि अगर योगी जी का अगर मैं लेटेस्ट देखूं तो 2031 to 33 दैट इज द पीरियड बियॉन्ड विच यू कैन नॉट स्टॉप हिम। बट फॉर भारत से कई बार होता है ना कि भाई कोई वी हैव टू पुश सर्टन थिंग्स एंड मेक इट हैपन, यू नो, इफ यू कैन मेक इट हैपन ब्रिंग इट अर्लियर फॉर 2031 to 33 तो आप उनको रोक ही नहीं सकते हो। बाय दैट टाइम तो दिल्ली और वर्गो साइन, वर्गो इज एसोसिएटेड विद दिल्ली। हाँ, जैसे ज्योतिष में जैसे धनु राशि है दैट इज एसोसिएटेड विद पंजाब, मीना राशि इज एसोसिएटेड विद बंगाल, मेष राशि इज एसोसिएटेड विद चेन्नई, दोज आर ऑल राज ज्योतिषीज। तो ये फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल पे रिवील कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पे मैंने देखा था कि भाई वर्गो तो आ ही रहा है तभी, तो ही कैन नॉट बी स्टॉप, बट दैट इज 2031 to 33। मेरी इच्छा है कि भाई थोड़ा अपने पे भरोसा है तो दाव चला ले, यू नो, योगी जी को लाओ जब वो उनके पेट में अग्नि है, जब फायर है, यू नो, एंड व्हेन ही इज नॉट वोक। सी भारत का एक प्रधानमंत्री, मैं यूएई में रहता हूँ वैभव, यू नो मी, और मेरे को 25 साल हो गए। मेरे को यूएई क्यों पसंद है, वाई डू आई स्पीक हाईली अबाउट यूएई, नॉट बिकॉज कि भाई मैं अच्छा नहीं बोलूँगा तो कोई मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि भाई इट इज़ नॉट वोक। भाई उनका जो खतरा है, दे डिफाइन देयर प्रॉब्लम इन द क्लियर टर्म्स कि भाई हमको मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रॉब्लम है, हमको हमास से प्रॉब्लम है, हमको रेडिकल से प्रॉब्लम है, तो है। वो उसमें गोल गोल घुमा के नहीं बोलते हैं कि भाई इसको बोला तो इसको बुरा लगेगा, इसको बोल दिया तो यार इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं भाई बुरा लगा तो भाई एक रोटी ज़्यादा खा लेना। सो वी नीड दैट टाइप ऑफ ए लीडर। जैसे कश्मीर का प्रॉब्लम देख लो यार वैभव, यू नो द रीज़न आई लाइक यू इज़ बिकॉज यू टॉक लाइक मी, और मैं आपको ये 10 बार बोल चुका हूँ कि आप जब बात करते हो तो मुझे यही लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जब ग्रोइंग अप ईयर्स में कश्मीर में मैं देखता था, बिकॉज पीटीवी एंड ऑल तो तभी आता था, तो एक फेमस स्लोगन था, देयर इज, कश्मीर में उन लोग बोलते थे यासीन मलिक एंड ऑल, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन। और मैं मेष लग्न खुद हूँ, तो मुझे लगता था यार ये बात तो ठीक कर रहा है, खाली वो गन किस साइड होनी चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। और मैं आज के टाइम में भी बहुत क्लियर हूँ कि आप ये अमन की आशा करो यार, ये कश्मीरियत का नौटंकी करो, ये करो, वो करो, टूरिज्म करो, आप नेशनल सिक्योरिटी का सॉल्यूशन फाइनेंस से नहीं ला सकते हो, बिकॉज यू आर फाइटिंग अ माइंडसेट। आप एक सेन आदमी से बात कर सकते हो, जैसे गुजराती में हम कहते हैं कि भैंस आगे भागवत ना कहवाए। हाँ, भैंस के आगे भागवत करोगे और आप सोचोगे कि वो कल से भागवत करेगी, वो नहीं करेगी, वो कुछ समझती नहीं है। सो दिस इज माई प्रॉब्लम कि भाई वी नीड एन अनअपोलोजेटिक लीडर वैभव हु इज गोइंग टू कॉल आउट द प्रॉब्लम एज इट इज। अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर, वहाँ से निकी हेली बोलती है कि भाई हिंदूज वर किल्ड और उनको ये तो वहाँ पे हम खुश हो रहे थे कि देखो निकी हेली ने वर्ड वो यूज़ किया, हिंदूज वर किल्ड। हमने बोला क्या वो चीज़? हमने तो नहीं बोला। फिर हम गाली देते थे, देखो यूएई ने ये तो बोला पर एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं बोला, सऊदी ने ये तो बोला पर वो वर्ड बोला नहीं। भाई मेरा उनका क्वेश्चन है, पहले हम बोल रहे हैं क्या? ट्रंप तो बोल देता है कि भाई ही हैज़ अ प्रॉब्लम विथ रेडिकल इस्लामिस्ट, पर वो हम बोलने में डरते हैं। हम वो बोलते ही नहीं, हमने आज तक नहीं बोला। हमारे किसी मिनिस्टर ने, किसी मतलब नो मिनिस्टर, कोई भी नहीं, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नोबडी हैज सेड इट। जबकि वो प्रॉब्लम भारत की कुंडली में है। भारत की कुंडली में लग्न में राहु है, राहु इज इन द साइन ऑफ शुक्र, राहु इज समबडी हु इज अ फॉरेन रिलीजन, बट एट द सेम टाइम राहु शुभपति भी है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दर्शक भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। महर्षि पराशर कहते हैं कि जो भी प्लैनेट लग्न में आता है ना, वो ऑटोमेटिकली शुभपति बन जाता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द लग्न, बट एट द सेम टाइम राहु इज समबडी हु इज गोइंग टू डैमेज ऑल्सो। सो हु इज गोइंग टू डैमेज एंड हु इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल? सो पीपल हु विल बी बेनिफिशियल, जो बेनिफिशियल होंगे वो लोग हैं जो बेसिकली शुक्र फॉलोअर्स है, या जो बेसिकली जो फ्राइडे को वर्शिप करते हैं, बट हु डोंट स्टे इन इंडिया। दोज आर बेसिकली द ओरिजिनल अरब्स।
बट वो भारत के इमीडिएट फ्रेंड नहीं बनेंगे. इट विल बी फ्रेंड्स आफ्टर राहु मैच्योर्स. राहु मैच्योर होता है 48 ईयर्स पे. तो राहु, अगर भारत का 1947 में विभाजन हुआ तो 47 प्लस रफली 48 ईयर्स आप लगा दो, तब तक द अरब्स विल नॉट बी इन फ्रेंड गुड टर्म्स विद इंडिया. रफली नेट आप 48-50 ईयर्स ऐड कर दो. उसके बाद भारत का जो यूएई के साथ रिलेशन होगा वो बहुत डिफरेंट होगा. भारत का सऊदी के साथ रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट होगा. एंड द सो कॉल्ड उम्मा विल देन स्टार्ट बिहेविंग और स्टार्ट लुकिंग एट इंडिया वेरी डिफरेंटली. दिस इज राज ज्योतिष. लेकिन वो राहु is our own problem. Who are those Rahu? Those are our own people who have got converted. जो सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि भाई सबका बाप रामलाल ही निकलेगा. Those are the people who don't like you. Those are the people जो आपको हेट करते हैं, जिसको हम कोडेड लैंग्वेज में आज तक 0.5 फ्रंट वॉर, ये 0.75, 0.1 या गॉड नोस कितने टर्म्स आजकल यूज करते हैं. हमारे टॉप लेवल पे हम आज तक प्रॉब्लम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे. और ये मेरा प्रॉब्लम है वैभव, कि यार हाउ डू यू फाइट अ प्रॉब्लम जब आप प्रॉब्लम बोलने में ही डरते हो. आई नो के लोगों को, जो लोग मतलब कंजर्वेटिव हो, उनको शायद लगेगा कि यार ये कार्तिक जी बहुत स्ट्रेट बात कर रहे हैं, बट किसी ना किसी को यार वैभव बात करनी पड़ेगी. गोल गोल घुमाएंगे ना यार, भारत के पार्टीशन हो जाएगा. और हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई 1947 से भारत का लैंड मास वही नहीं है. वी हैव लॉस्ट लैंड टू चाइना. We have lost a part of land to Pakistan, जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं. तो ये सब आपको एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई हम जब हार्ड क्वेश्चंस अपने आप को पूछेंगे ना भाई को, तब जाके हमको रिजल्ट मिलेगा. कार्तिक भाई एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका मैं देख रहा था, उन्होंने वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का कोई योग नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते. इज इट ट्रू? नहीं, आई हैव तो डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट. आई एम वेरी क्लियर कि 2031 to 33 दैट इज द टाइम व्हेन नोबडी कैन स्टॉप हिम. उसके पहले पॉलिटिक्स से आना पड़ेगा. अच्छा. या तो भारत को जरूरत है. देखो कई बार जैसे मैंने बोला, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर्स. समटाइम्स देयर आर पीपल हु आर डेस्टिनीज चीफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे राजीव गांधी. राइट, ही वाज डेस्टिनीज चाइल्ड. इन फैक्ट ही वाज नॉट सपोज टू बी एंड ही डिडंट वांट टू बी. लेकिन कई बार जब अर्गला बहुत स्ट्रांग बैठता है तो यू हैव टू कम. सो 2031 to 33 में तो योगी जी को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो. राइट, ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप इज यमा. यू नो, उस पर किसी का वो है नहीं, बट अदर देन दैट यू कैन स्टॉप. बट फॉर भारत सेक, एज आई टोल्ड यू, आई होप इट इज बिफोर दैट. वेयर इज वर्ल्ड हेडिंग? दुनिया जा कहाँ रही है एस्ट्रोलॉजिकली? वी आर, अगर सीधी ही बात करें, गोल घुमाए बिना, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर. And we are going there sooner than later. My threat was 2028 to 32 is a period which is completely chaotic. Especially जब शनि मेष में आएगा तो you know it is going to be instability, and that is also associated with the breakup of Pakistan and many other things which is going to happen. But as of now, जो मैंने आपको बोला कि एक जो अभी का पीरियड है, स्पेशली जुलाई टू अक्टूबर, I think July to October में अगर you know if swords are off, especially if Putin says enough is enough, or you know, इस साल, हाँ, this साल in 2 months time. And as I told you कि भाई there are few of my contacts who are currently in Russia, और उन्होंने जो मुझे भयानक सिचुएशन बोली है कि भाई the amount of drones that are going around in central Moscow, then I think कि आप पुतिन को कुछ ज़्यादा ही प्रोवोक कर रहे हो. और you know he has his limits to his patience, or he will retaliate. To what level he retaliates is to be seen. And second चीज़ जो मैंने बोला, मेरे लिए वर्ल्ड वॉर के सिनारियो में अमेरिका मैटर ही नहीं करता. मेरे लिए जो मैटर करता है वो जर्मनी. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ल्ड वॉर. ऑब्वियसली एक बार स्टार्ट हो जाते तो सारे बाराती आ जाएंगे, कोई लड़की वालों की तरफ से, कोई लड़की वालों की तरफ से. बट जर्मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And if Germany is one who is going to become suddenly pro-war, suddenly अगर वो अपने बजट्स इंक्रीज करते हैं, if they are going to start funding Ukraine and Zelensky, then technically speaking, it is like I'm keeping my fingers crossed. इंडिया क्या रोल होगा उस वॉर में? India is in a catch-22 situation because India ने by nature वैभव कभी sides ली नहीं है, right? And because especially slide नहीं लिया because we don't have a defense setup.
लेट अस बी वेरी ओपन अबाउट इट. सो वी वर ऑलवेज, हम लोग तो मतलब आधी चीज़ रशिया से आ रही थी, अभी थोड़े अच्छे टर्म्स हुए हैं तो थोड़ी चीज़ फ्रांस से आ रही है, थोड़ी चीज़ अमेरिका से आ रही है. तो फॉर अस दिस आत्मनिर्भर इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. तो आत्मनिर्भर जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम एक क्लियर साइड में नहीं रहेंगे. हम हमेशा दो नाव में पैर रखेंगे और उस दो नाव में पैर रखने को हम हमेशा मास्टर स्ट्रोक कहेंगे. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो आप अगर रशिया यूक्रेन का वॉर देख लो वैभव, एंड प्लीज़ करेक्ट मी अगर मेरी थिंकिंग में कोई फ्लॉ है. मेरे हिसाब से जब तक वो नेटो वर्सेस रशिया वॉर नहीं है डायरेक्ट, तब तक वो वॉर तो रशिया और यूक्रेन का है. और अगर वो वॉर रशिया और यूक्रेन का है तो व्हाट इज़ आवर बिजनेस बीइंग न्यूट्रल? क्योंकि यूक्रेन ने तो हमेशा आपके अगेंस्ट वोट किया है सिक्योरिटी काउंसिल में. रशिया तो आपके लिए भाई हमेशा सबमरीन लेके खड़ी है भैया. दे आर द वंस हु सेव्ड अस इन 1971 एंड थाउजेंड्स ऑफ सच इक्वेशंस. तो हमको न्यूट्रल रह के क्या मिला? आई टेल यू अ फनी जोक, क्योंकि आप जानते हो मेरे रशिया में भी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है. ये जब मोदी जी ने ज्ञान दिया ना पुतिन को कि भाई दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो मैं थोड़े महीने बाद मैं मॉस्को में था, तो मैं एक रशियन को मिला तो उन्होंने बोला यार ये मोदी जी हमको क्यों ज्ञान दे रहे थे? तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा अपना कंट्री को सपोर्ट करना होता है. मैंने बोला नहीं यार वो ऑप्टिक्स के लिए करना पड़ता है ये वो. तो बोला वो ऑप्टिक्स के लिए क्या आपने वो ज्ञान नेटो को दिया? नेटो को तो हमने नहीं दिया, वो ज्ञान खाली हमने पुतिन को दिया. तो बोला क्या वॉर हम कर रहे हैं कि वॉर इज़ बीइंग पुट ऑन अस बाय नेटो? फिर उसने हंस के बोला यार तुम ये गुजराती लोग भी सही हो, हमसे सस्ते में ऑयल भी लेते हो, डिस्काउंट में ऑयल भी लेते हो, उन्हीं से बेचते हो, पैसा भी कमाते हो और ज्ञान भी हम ही को देते हो. एंड मैं घर आके मैंने सोचा, मैंने बोला यार ये गलत तो नहीं कह रहा है. तो ये चीज़ भारत को अभी समवेयर डाउन द लाइन आप देख लो रिलेटेड टू इजराइल एंड पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन ने हमारा कौन सा अच्छा किया? पर अगेन ये जो राव इन लगना वाला जो केस है, क्योंकि हम वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते एंड एंड बिकॉज वी आर अ सॉफ्ट स्टेट, एक फ्रंट को हम कॉन्स्टेंटली पैम्पर करते हैं, भले वो हित में नहीं है देश के. तो उस वजह से हम इजराइल से दोस्ती भी करेंगे बट वो रात के अंधेरे में करेंगे. तो ये मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मुझे पता है कोई बोलेंगे यार कार्तिक जी करना पड़ता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है. नहीं, आपको अगर एक कंट्री बनना है जिससे आप 4 लोग आपको सलाम ठोके तो वो शांत रह के नहीं होता. भूलोक में हो तो पीस की बात भी बंदूक टेबल पे रख के ही होती है. मैं उस क्लियर थॉट प्रोसेस का हूँ. और समवेयर डाउन द लाइन भारत को अभी ये एक न्यूट्रलिटी है ना, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द डे हम ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, ना ये हमको रिस्पेक्ट करता है ना वो रिस्पेक्ट करता है. ये हमको ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया. मेरे को काफ़ी लोगों ने क्लियरली बोला कि यार कार्तिक जी यार ये रशिया इतनी ओपनली नहीं आया जितना चाइना ओपनली आया. मैं बोला सोचो क्यों नहीं आया, और आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई अगर मैं वैभव आपका डिफेंसिव ऑफेंस जब हैक हुआ था तो आई केम ओपनली एंड सपोर्टेड यू. मैंने ये नहीं सोचा कि भाई कौन ऑफेंड होगा क्या होगा, मैं वैभव के साथ रहूँगा तो इसको क्या लगेगा उसको क्या लगेगा. मेरा सिंपल था यार वैभव मेरा दोस्त है, मैं खड़ा रहूँगा. तो अगर भारत इसी थॉट प्रोसेस से रशिया के लिए खड़ा होता तो शायद ऑपरेशन सिंदूर में रशिया का स्टैंड थोड़ा अलग होता. तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि भाई ऑलवेज आपको रिजल्ट्स जो है ना वो अपने आप को अंदर देखना पड़ता है पहले. भारत क्या कर रहा है? भारत हर चीज़ में ये बैलेंस करता रहेगा और नरेंद्र भाई का लगना भी तुला लगना है. सो बाय नेचर नरेंद्र भाई मोदी डजंट लाइक वॉर. ये काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई तुला लगना इज़ ऑल अबाउट वॉर. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ तुला लगना इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग. तो आप अगर नरेंद्र भाई का भी अगर एक लाइफ एनालिसिस देखोगे तो इवन विथ हिज वर्स्ट क्रिटिक्स, जैसे केशुभाई पटेल का भी आप केस लो, वर्स्ट क्रिटिक केशुभाई वेंट आफ्टर हिम, लेकिन इलेक्शन में हराया और पहली चाय उनके साथ जाके पी. आप देखो प्रणब मुखर्जी भी होंगे, भले वो कांग्रेस के होंगे, ही विल ऑलवेज फाइंड अ मिड वे. तो वो कई बार एडवांटेजेस होता है बट कई बार व्हेन इट कम्स टू अ सर्टेन लेवल ना वैभव, जियोपॉलिटिक्स में नहीं चलता उतना. नहीं चलता. मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई हम तो को तो ओपनली खड़ा रहना चाहिए इसराइल के लिए. हम क्यों ये बैलेंसिंग करते हैं? और जो कंट्री जैसे यूक्रेन टाइम आफ्टर अदर दे हैव वोटेड अगेंस्ट अस इन द सिक्योरिटी काउंसिल, और जब उनको टाइम आया तो वो मोदी जी को ज्ञान दे रहे कि आप रामायण का लिहाज कीजिए, महाभारत का लिहाज कीजिए, वो हमको स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं.
तो ये ज्ञान क्या उनको नहीं था इतने सालों तक जब वो हमारे अगेंस्ट वोट कर रहे थे? तो आई थिंक भारत हैज़ टू टॉक लाइक बिग बॉयज. मैं फ्रैंकली स्पीक कहता हूँ, अगर आपको बिग बॉय बनना है तो यू हैव टू टॉक लाइक अ बिग बॉय. मैं कल जैसे जोकिंगली आपको कह रहा था, एक राजा होता है ना वैभव, उसको राजा की लैंग्वेज बात करनी है. वो अगर एक ऋषि की लैंग्वेज बात करेगा तो ऋषि क्या करेगा? जैसे ट्रम्प है. इसलिए मुझे ट्रम्प, आपको मैंने बोला था, मैं जब वाराणसी में था, जब महाकुंभ के लिए फरवरी में था, और थोड़े आरएसएस के लोग मुझे पहचान लिए, तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा. बोला, कार्तिक जी मुझे पता है आप यू विल नॉट मीन्स योर वर्ड्स, मोदी जी के बदले अगर ट्रम्प भारत के प्रधानमंत्री बनते 2014 में तो ट्रम्प क्या करते, सबसे पहला फैसला क्या लेते? मैं बोला कि बिना सोचे वो ऑर्डिनेंस निकालते कि कल से राम मंदिर बनना शुरू होगा, और जजेस को ये सुनाते भी कि आप सालों से रामनवमी की छुट्टी ले रहे हो, आप हमें नहीं बताओगे कि वेदर प्रभु श्री राम एग्जिस्ट और नो. बोला ये ट्रम्प करता. मोदी जी मिडवे करते कि भाई जाओ भाई 2 लोग को भेजो भाई, उनसे बात करो, इनसे बात करो, भाई ये करो वो करो. मैं बोला दैट इज़ द डिफरेंस. और इसीलिए भारत का टू ए सर्टन लेवल जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं है. आई एम वेरी क्लियर कि भारत इज़ नॉट इवन पंचिंग टू इट्स वेट. वैभव, मैं यूएई से आता हूँ, मुझे लगता है कि यार यूएई तो इज़ पंचिंग अबाउ इट्स वेट. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप 2 का कंपैरिजन करो तो यूएई के पास तो कुछ इतनी बड़ी आर्मी नहीं है, ना ही इतनी बड़ी इकोनॉमी है. बट येट इफ़ यू सी एवरीवेयर वी हैव द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. देखो, आप इसको एग्री करोगे और अप्रिशिएट भी करोगे. हम जाके ये क्लेम करते हैं कि भारत इज़ द रेयर कंट्री जो यूक्रेन से भी बात कर सकता है, रशिया से भी बात कर सकता है. वी आर द रेयर कंट्री जो पैलेस्टाइन से भी बात कर सकता है, रशिया से भी बात करता है. लेकिन जब उनकी पीस टॉक्स होती है, कोई भी टॉक दिल्ली में नहीं होती. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कोई मीटिंग कहाँ होती है, या तो टर्की में होगी, या तो रियाद में होगी, या तो वर्स्ट केस बैंकॉक में कर लेंगे. बट नोबडी डज इट इन दिल्ली. व्हाई? बिकॉज नोबडी लाइक्स पीपल हु आर गुड टू एवरीबडी. ये एक भूलों का रूल है वैभव. कोई एक बहुत ही अच्छा होता है ना, तो हम हमेशा सोचते हैं यार ये इतना अच्छा क्यों है, ये सारों की गुड बुक्स में रहना चाहते हो, यार इतना क्यों ये चाटता रहता है सब जगह, राइट? एक सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं. तो सेम इंडिया के बारे में भी लोग वही कहते हैं कि यार ये सब जगह घुसने जाते हैं, उसको कॉड में भी रहना है, इधर भी रहना है, उधर भी रहना है, और फाइनली टाइम आता है तो वो कॉड में से बाकी 3 तो गुल हो गए. मतलब चाइना के साथ ब्रिक्स में भी रहना है और चाइना के अगेंस्ट क्वाड में भी रहना है. एग्जैक्टली. तो ये नहीं चलता ना, ये बैलेंसिंग कई बार नहीं होता, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक भारत. यार वैभव, वी आर अ कंट्री यार विच इज ह्यूज आर्मी, ह्यूज इकोनॉमी. और आज अगर पासपोर्ट की लाइन में हम खड़े रहे और अभी भी अगर कोई हमको पूछे भाई भारत कौन है, अच्छा वो जो योगा सिखाता है, तो मैं वो इमेज नहीं चाहता भारत की. मैं वो इमेज चाहता है जो कहता है कि भाई वो ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया था और आसिम मुनीर को घसीट के ठोका था, मैं वो चाहता हूँ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप 4 बार फ़ोन करे और नरेंद्र भाई फ़ोन नीचे साइड में रखे और उसको ये मैसेज जाए कि भाई इस लाइन की सभी इस व्यस्त है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है. मैं चाहता हूँ भारत उस लेवल पे टॉक करे जैसे इजराइल करता है कि भाई हम लोग पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, उसके बाद आप हमको बताना कि आगे क्या करना है, या हमसे ट्रेड करोगे नहीं करना है, मत करना. ये एक बार आप करेज एक बार लाओगे ना, देन आई फील कि ओके चलो भारत है स्टार्टेड पंचिंग टू इट्स वेट. पंचिंग अबाउ इट्स वेट तो मेरा इच्छा है कि भाई मरने के पहले मैं वो भारत देख के जाऊँ कि भाई जो बंदूक हमेशा टेबल पे रखता है. और वो प्रॉब्लम है हमारा टॉरस लग्न का. तो दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक थिंग. कभी अगर कोई पीएमओ से या कोई एट दैट लेवल पूछेंगे तो हम उसका इलाज भी बताएंगे. उसका इलाज बिल्कुल है, राहु इन लग्न का इलाज बिल्कुल है. तो ये जो घर वापसी करते हो आप, एक घर वापसी अगर एक दूसरे रीज़न से करो तो और बढ़िया हो सकता है. राहु का कार्ड सूर्य है, तो ये तो लैंड इज ऑल अबाउट गायत्री. तो जब तक आप भारत में गायत्री मंत्र को उस लेवल पे जागृत नहीं करोगे वैभव, तब तक आप उस लेवल पे पहुंचोगे नहीं. वो राहु हमेशा आपको परेशान करता रहेगा. जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे ओल्डन डेज में, ये ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 150-200 साल पहले जो जनोई होता था, हाँ, वो तो सारे लोग पहनते थे. वो उसमें कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, इंक्लूडिंग विमेन. पीपल विल बी शॉक्ड टू नो दैट इवन विमेन हैड द सीक्रेट थ्रेड. आप ओरिजिनल झांसी की रानी वगैरह के फोटो देखोगे तो दे यूज्ड टू वेयर द सीक्रेट थ्रेड. तो ये सब कहाँ चला गया? ये सेकुलरिज्म की वजह से वो सारी चीज़ें हमारी चली गई
कि हमको लगा कि यार ये तो ब्राह्मणों को ही पहनना है, ये तो इसके बाद ही होना है। नहीं भैया, ये भारत में सारे लोग पहनते थे। वर्ण इज नॉट कास्ट। हम सारे लोग शूद्र काम भी कर रहे हैं। आज अगर ये बॉटल में पकड़ के यहाँ पे लाया तो दैट इज बेसिकली शूद्र वर्ण। मॉर्निंग में उठ के अगर हम हमारा बेड बनाते हैं या वी आर डूइंग सर्टन चोर्स, दैट इज अ शूद्र वर्ण। आके यहाँ पे हम ज्ञान दे रहे हैं तो वी आर बेसिकली डूइंग अ ब्राह्मण वर्ण। आगे जाके अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं या कुछ कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ वैश्य वर्ण। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द थिंग। प्रॉब्लम इज कि ये जो 1947 के बाद हम सेक्युलर बन गए और ये लेफ्टिस्ट ने जो हमारा पूरा नैरेटिव कर लिया, थैंक्स टू नेहरू जी और वॉट एवर वी कैन से। बट अभी नेहरू जी को तो हम अभी तो गाली नहीं दे सकते। कब तक हम नेहरू जी को कब तक गाली देते रहेंगे? 11 साल तो मोदी जी को भी हो गए। तो माई ऑब्जेक्टिव इज कि वी हैव टू ब्रिंग दैट द गुरुकुल सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज गुरुकुल सिस्टम इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इट्स नॉट एन एजुकेशनल डिसीजन। आप सोचो इंग्लैंड को इतना एडवांटेज क्यों था? बिकॉज ऑफ दैट कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड्स, राइट? एवरीबडी वांटेड टू गो देयर। तो अगर हम एक सेटअप बनाए जहाँ पे एक गुरुकुल सिस्टम हो, जहाँ पे दूसरी कंट्रीज आके हमारा वीज़ा चाहे कि भाई वी नीड योर एजुकेशनल वीज़ा, वी वांट टू लर्न इन योर सिस्टम बिकॉज इट इज़ द बेस्ट सिस्टम टू लर्न इन, विच इज़ बेस्ड ऑन वर्नस, एंड फाइनल 2 years विल बी अबाउट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे गुरु डिसाइड करेगा कि भाई तुम इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, यहाँ से तुम इस चीज़ का एक्सपर्टीज करोगे, तुम डेंटिस्ट बनोगे या तुम आंखों के डॉक्टर बनोगे या तुम ENT बनोगे, वो एंड में डिसाइड होगा। बट इनिशियली यू विल ऑल हैव अ स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो तब जाके वो भारत उस लेवल पे पंच कर पाएगा, बिकॉज देन यू हैव दैट जुपिटर विच इज़ द नॉलेज, एंड यू हैव मंगल विच इज़ द पावर ऑफ द बुलेट। तो ये बेसिक रेमेडी है भारत के लिए। गुरुकुल में तो ज्योतिष की शिक्षा भी मैंडेटरी थी, कंपलसरी थी बेसिक लेवल पे। एब्सोल्युटली। ये ज़्यादा नहीं, मेरी जो ग्रैंड मदर है, आई एम नॉट वेरी ओल्ड, माई ग्रैंड मदर तो कभी पंचांग खुद ही देख लेती थी। वो खुद ही बोल देती थी कि अरे कार्तिक 3 दिन बाद एकादशी है, तो बेटा वी विल बी हैविंग दिस, विल बी हैविंग दैट। आज के टाइम में आप देखो, मेरे को दिन में 4 कॉल आते रहते हैं मेरी टीम को कि कार्तिक जी ने मेरे को बोला था एकादशी का फास्टिंग है तो कब करना है। तो बेसिक पंचांग का नॉलेज ही चला गया, जो तो पहले बहुत क्लियर था। आज पंचांग के बेसिस पे मैं, क्योंकि यूएई में रहता हूँ, तो मुझे पता होता है कि भाई ईद कब होगी, तो मैं हमेशा सालों से मेरी फ़्लाइट की बुकिंग 2 दिन पहले ही करा देता हूँ। पीपल आर वेटिंग कि वो अनाउंस कब करेंगे, बट क्योंकि मुझे पता है कि भाई किस तिथि पे होगा, चंद्र कब दिखेगा, तो मैं बेस्ड ऑन द पंचांग आई यूज्ड टू डू माई थिंग। तो ये नॉलेज तो मैंडेटरी होनी चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट वी यूज्ड टू प्लान अवर डे। किस तिथि में क्या होता है, सूर्य 12 बजे क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि सूर्य की ट्रांजिट तब 10th हाउस में होती है। 10th हाउस में सूर्य दिग्बल में हो जाता है। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ वर्क, दैट इज द टाइम व्हेन अभिजीत नक्षत्र इज वेरी स्ट्रांग। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें सबको पता थी। आज के टाइम में लोगों को पता नहीं है, तो वो गूगल या तो चैट जीपीटी में पूछेंगे। अभी चैट जीपीटी में तो ऐसे ऐसे आंसर आता है कि मैं हंस पड़ता हूँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंटीग्रेट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। क्योंकि ज्योतिष तो ऐसी नॉलेज है, वो चैट जीपीटी से तो आप सीख नहीं सकते हो। इट इज़ बेसिकली एट द फीट ऑफ द गुरु। तो मेरी तो बहुत ही इच्छा है कि भाई मोदी जी अगर कर पाए तो, अदरवाइज मेरे पास लास्ट ऑप्शन योगी जी है। पर एक चीज़ मैं आपके चैनल में अनाउंस कर देता हूँ कि जो भी भारत का भावी प्रधानमंत्री होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट ही विल हैव टू ब्रिंग बैक गुरुकुल सिस्टम, एंड ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू सीट इन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। एक लास्ट आपके साथ डिस्कशन करना है कि ये जो सारा का सारा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इस सारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हम अपने रीजन में भी देखें तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह अलग अलग देश में रेजिम्स गिरी हैं, या तो गिरी हैं या चेंज हुई हैं। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान में तो एक बहुत अलग लेवल पे हुआ है। देन वी सी मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी हमने देखा इमरान खान इज़ इन जेल, और मैं जानता हूँ इमरान खान की टीम आप पे टच में रहती है और वो भी चार्ट्स वगैरह दिखाते रहते हैं, तो उसके बारे में बताइए। और ये चल के हमारे रीजन का बताइए, दुनिया तो छोड़िए, वो आपस में एक दूसरे को मारते हैं मरते, हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे रीजन में क्या चल रहा है और ये वेयर डू यू सी दिस हेडिंग? ये इतना डिस्टर्बेंस हमारे रीजन में क्यों हो रहा है, और क्या हम इससे अछूते रह पाएंगे? नहीं, हम अछूते नहीं रह पाएंगे, यही तो हम समझ नहीं पा रहे। मेरा बेसिक, मैं जो
2-3 साल से इतना अग्रेसिवली या ओपनली बोलना शुरू किया वैभव, मेरी विडम्बना यही है कि हम सोच रहे हैं कि हम मैनेज कर पाएंगे, बट वी आर बेसिकली डिलेइंग द इनएविटेबल, समझा? और जितना हम डिले करेंगे उतना हमको ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। माई क्लियर थिंग इज़ कि भाई सूनर और लेटर इट विल बी एन इंडिया चाइना वॉर। तो हमको तो वो चीज़ क्लियरली हमको देखनी पड़ेगी कि वी आर गोइंग टू फाइट चाइना। आज अगर हम ऑपरेशन सिंदूर में भी फाइट कर रहे हैं तो टेक्निकली वी आर फाइटिंग चाइना अंडर द गार्ब ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक दिन होगा वो गार्ब ऑफ पाकिस्तान भी नहीं होगा, एंड प्रोबेबली वी विल बी फाइटिंग अ जेन्युइन 2 फ्रंट वॉर विद चाइना ऑन वन साइड एंड विद पाकिस्तान ऑन वन साइड। तो चाइना को एक ही ये 3 फ्रंट नहीं होगा, इंडिया के अंदर वाला फ्रंट नहीं होगा। अंदर वाला फ्रंट तो है ही, और वो हाफ फ्रंट नहीं है, वो उसको हम बहुत ही कम आंक रहे हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ कि भाई वो प्रॉपर एक फ्रंट है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, आप अगर रेलवे लाइंस के बाजू में जो इतना इंक्रोचमेंट्स हुआ है, रेलवे लाइन के आसपास, कैंटोनमेंट के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, यू सी their population is very strategically placed in almost every city, same pattern. एवरी सिटी एंड स्पेशली बॉर्डर रीजन्स। मैं वैभव आपको बोलूँगा, मैं थोड़े महीने पहले गोवा में था, एंड गोवा में पहले मैंने कभी इतना डेमोग्राफिक देखा नहीं है। आज अगर जुहू बीच में तो खैर आप भूल ही जाओ, अभी तो जुहू बीच में आप घुस भी नहीं सकते हो बॉम्बे में, बट इवन गोवा बीचेस यू सी। सो इतने लोग आ कहाँ से रहे? और इट इज़ अ फेलियर। सी एट द एंड ऑफ द डे मैं पांडिचेरी गया था, मेरे ख्याल से हार्डली 4-5 महीने पहले गया था। मतलब वहाँ बीच के ऊपर 95% पॉपुलेशन वर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। 95% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 100% बोल दूंगा थोड़ी एग्जैजरेशन हो जाएगी। ट्रू, बट 95 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे उनके अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। औरतें सारी मैंने वो बुरके में, हिजाब में देखी हुई थी, या बीच के ऊपर सारी बुरके में औरतें, आदमी सारे के सारे वो उनके साथ के, मुझे नॉर्मल कोई दिखा ही नहीं। तो मैं यही मेरी विडम्बना वैभव यही है कि भाई एज ए राज ज्योतिषी तो मैं देख रहा हूँ कि भाई राइटिंग इज ऑन द वॉल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई स्मेल द कॉफ़ी एंड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। और मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम इन एग्जैक्टली इन द लैंग्वेज इन विच दे अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने बोला वो पहले जो हमने बोला कि भाई देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन। और सर्टन लोग होते हैं उसको आप वो लाठी की भाषा भी नहीं समझते, गोली की भाषा ही समझते हैं। लाठी की भाषा भी कोई छुट में या कोई क्रिमिनल होता है, पॉकेट मार होता है, वो समझता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ माइंडसेट। माई प्रॉब्लम इज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड आफ्टर दैट इफ वी आर गोइंग टू फाइट पाकिस्तान एंड वी आर गोइंग टू फाइट अ चाइना एंड वी आर देन हैविंग अ बांग्लादेश प्रॉब्लम, जहाँ पे आप भी उनको इतना पैम्पर कर रहे हो कि भाई उनको भी लग रहा है कि भाई वो हीरो है, वो आपको दिन में 4 धमकी दे देता है। जो नेपाल कल तक आपका था वहाँ पे वो रिजिम चेंज हो जाता है। सब जगह तो आजू बाजू रिजिम चेंज हो रहा है। तो हम कब जागेंगे? कब हम समझेंगे कि भाई भूलोक में सिर्फ बंदूक की रिस्पेक्ट होती है? और आप जब तक वो ट्रेड करते रहोगे या पैसे से, या इसको एक यूनिवर्सिटी बना दी, यहाँ पे इसको पार्लियामेंट बना के दिया, वो कुछ नहीं, वो ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट आप करो, वो ठीक है, बट एवरीथिंग फर्स्ट इज द मिलिट्री ऑप्शन। तो ये नहीं किया तो वैभव वी आर सीइंग वेरी वेरी डार्क टाइम्स। और इसलिए मैंने एक वर्ड बीच में यूज़ किया था, भारत डज नॉट हैव टू मच टाइम। और जब सूर्य अपना शनि मेष में जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2.5 years टाइम, नॉट मोर। वी आर गोइंग टू सी एब्सोल्यूट केओस अराउंड अस, एब्सोल्यूट केओस। और आज के टाइम में पीपल माइट नॉट लाइक इट, इट्स अ बिग एडवांटेज टू चाइना। लोगों को पसंद नहीं आएगा, शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं भी बोलूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, बट किसी ना किसी को सत्य बोलना पड़ेगा कि भाई भारत को सब जगह से घेर दिया गया है। और आज अगर अमेरिकन बेसेस भी जाते हैं, भाई अगर चाइना इज गोइंग टू टॉक डायरेक्टली इन बलूचिस्तान, इफ दे आर गोइंग टू हैव बेसेस, ऑल द पोर्ट्स इन पाकिस्तान आर विद चाइना और अमेरिका फॉर दैट मैटर। फॉर मी देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। थोड़ा आज को लोग बोलेंगे कि ठीक है, बाकी CIA का तो रोल हमने सालों से देख लिखा, एक नॉन एनिमी है, एक आगे से आपको मारेगा, एक पीछे से मारेगा, वही फर्क है बिटवीन CIA एंड चाइना, राइट? सो भारत हैज़ टू रियली स्टार्ट कॉलिंग। मेरा चीज़ है कि चलो चाइना के साथ तो जो होगा तब होगा वैभव, आप अपने अंदर का फ्रंट तो मैनेज करो। अगर आप मेरे को इलेक्शन के टाइम पे अपने हैंडल से मैं अगर देखूंगा कि भाई आज 6 बांग्लादेशी को पकड़ा,
मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई मेरे को 6 को पकड़ के क्या करना है, उसमें से 2 को भी डिपोर्ट किया क्या? और हैं भी तो वो 3-4 करोड़ ना, तो 6, 10, 600, 6,000 भी पकड़ो, क्या मतलब है? वो 3 करोड़ हैं, आपको 3 करोड़ पकड़ने हैं। एग्जैक्टली मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ वैभव। मेरा एक दोस्त है, वो दुबई से आया था बॉम्बे। हाँ, तो बच्चे है तो उसकी मेड बांग्लादेशी है। तो वो बांग्लादेशी मेड ने बोला था मैं आऊँगी वहाँ पे, लेकिन मेरे को 3 दिन छुट्टी चाहिए, और 3 दिन तक आप पूछोगे नहीं मेरे को कि मैं कहाँ गई थी। मैं मेरे फैमिली को मिलने जा रही हूँ, 3 दिन बाद आ जाऊँगी। सो शी हर होल फैमिली इज़ देयर इन बॉम्बे। वो 3 दिन गई, उनके साथ रही, उनको बताया नहीं कहाँ जा रही है, पर 3 दिन बाद वापस आ गई। एंड शी सेड दैट उनके पास आधार कार्ड है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये किसका फ्लॉ हम ढूंढेंगे? समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल ना वैभव। ज़ाक तनवीर आप जानते हैं। हाँ ज़ाक जब वहाँ सऊदी अरेबिया में जब जेल में थे, उन्होंने हमारे साथ कार्यक्रम किया और उन्होंने उसमें बताया कि जब वो जेल में थे तो जितने भी बांग्लादेशी थे जेल में, ही सेड कि उन सब के पास इंडियन आधार कार्ड है और उन सबके पास इंडियन पासपोर्ट है। वो सारे इंडियन पासपोर्ट पे आए हुए हैं सऊदी अरेबिया, और जेल में भी इंडियन पासपोर्ट बनता है और सबका हिंदू नाम से पासपोर्ट बना हुआ है। और क्या वो जेल में हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, और जब कोर्ट में पेशी होती थी तो अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर उनमें से जो जेल आते हैं वो शराब बेचने के बिजनेस में या ये जो उनका धंधा है करेक्ट उस चक्कर में आते हैं। तो ही सेड कि जब वो कोर्ट जाते थे तो अपनी हिंदू आइडेंटिटी पे केस लड़ते थे, ताकि उनके पास शरीयत लागू ना हो, वो कोड़े ना मारे जाए, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को आप नहीं मार सकते। करेक्ट ओनली मुस्लिम्स के ऊपर ही शरीयत लागू होगी। करेक्ट। तो कहते हमारे साथ रोजे भी रखते थे, इफ्तारी भी करते थे, और हिंदू बन के मुकदमे भी लड़ते थे। हाँ तो आप सोचिए, जिनके पास पासपोर्ट तक हिंदू नाम पे है, एनआरसी में उनका नाम कहाँ जाएगा बताओ? करेक्ट। एनआरसी में तो आप उनको नहीं आप बाहर कर पाओगे। तो ये फॉल्ट लाइंस तो है ना वैभव, एंड दिस आर ऑल ह्यूज फॉल्ट लाइंस, एंड आई जस्ट होप पहले तो एक्सेप्ट करो कि भाई बड़ी फॉल्ट लाइन है। मेरा तो प्रॉब्लम वहाँ पे है वैभव, कि पहले तो एक्सेप्ट करो कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड देन यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। यार आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो अगर कश्मीर का कि भाई इट इज़ अ रिलीजियस प्रॉब्लम। आप अगर उसको गोल गोल घुमाओगे क्योंकि इसको बुरा लग जाएगा उसको बुरा लग जाएगा, देन आई डोंट नो। थैंक यू कार्तिक जी कि आप आए, और नेक्स्ट टाइम कोई ज़रूरी नहीं है, अब हम ऑनलाइन भी कर लेंगे। हमने तो अब आपको आपने देखा होगा डिफेंस ऑफेंस में हमने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है, तो दुबई से ही सही ऑनलाइन करते रहेंगे। और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं आपको पर्सनली थैंक यू भी बोलूँगा दैट आउट ऑफ 3 पीपल who supported me जब मेरा चैनल हैक हुआ था, you were one of them, तो and you were the first one। तो उसके लिए भी मेरे और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और देखने वालों की तरफ से थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर वैभव। नमस्ते। नमस्ते।